हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही छोटा या बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। ये एक्ट जो है ये एपीओ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं प्री वाले को लिए और मेंस वालों के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट एक्ट है। ये बहुत छोटा एक्ट है। इसके अंदर टोटल मिला के 8 सेक्शंस हैं, 8 सेक्शंस। तो इजी वे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्ट क्या है। देखो, सेक्शन नंबर 1, जैसे कि सेक्शन नंबर 1 हर एक्ट का होता है, इस एक्ट में क्या बोल रहा है कि इस एक्ट को राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992 बोला जाएगा। पहले तो इसने बोला कि एक्ट का नाम क्या है, ये बोला जाएगा। इसके अंदर जो सेकंड बात बोली गई है वो ये बोला गया है कि ये पूरे राजस्थान के ऊपर लागू होगा, है ना, क्योंकि ये एक लोकल लॉ है, ये राजस्थान के लिए बनाया गया है, तो ये राजस्थान के ऊपर लागू होगा। और ये बोल रहा है कि ये उस डेट से लागू होगा जब इसको असेंट मिली है। और इसको जो असेंट मिली है वो कब मिली है? 8 नवंबर 1992 में इसको गवर्नर साहब की असेंट मिली है। गवर्नर साहब की असेंट क्यों मिली है इसको? हमेशा तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय की असेंट मिली है, क्योंकि ये राजस्थान का लोकल लॉ है, इसलिए यहाँ पे 8 नवंबर 1992 को किसकी? गवर्नर साहब की इसको असेंट मिली है। ठीक है। अब सेक्शन नंबर 2 जो है वो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेशन क्लॉज से डील करता है। इसके अंदर 4 क्लॉजेस दिए हुए हैं, ए बी सी डी। ए के अंदर दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। फिर है पब्लिक एग्जामिनेशन, फिर है अनफेयर मींस, फिर है कि अगर मान लो इस एक्ट के अंदर हमने कोई भी बात अगर बोली है, जैसे आगे आप देखेंगे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी वगैरह, ये सब हर्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो ये चीज आप कहां से लेके आएंगे? तो आईपीसी से आपको इनका मतलब लेना है। ये वाली बात डी के अंदर लिखी हुई है। देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर का यहां पे मतलब ये दे रखा है, मीन्स एनी प्लेस फिक्स फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। ऐसी कोई जगह जहां पे पब्लिक एग्जामिनेशन होना तय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कमरा नंबर 4 है, तो ये कमरा नंबर 4 जहां पे कोई पब्लिक एग्जामिनेशन होने वाला है, प्लस उसका एंटायर प्रेमाइसेस वो भी उसके अंदर आएगा। यहाँ पे गेट होता है ना, इस गेट के अंदर हम जाते हैं, फिर कमरा नंबर 1 2 3 4 ये सब बने हुए होते हैं। तो ये कह रहा है एग्जामिनेशन सेंटर का मतलब वो है वो प्लेस जहां पे पब्लिक एग्जामिनेशन होल्ड होने वाली है, प्लस उसका एंटायर प्रीमाइसेस, ये सब इसके अंदर कवर होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है। पब्लिक एग्जामिनेशन जो है वो इसके एक्ट के पीछे एक शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल 1। इसके अंदर जो लिखे हुए हैं वो वाले एग्जामिनेशन इसके अंदर आते हैं। उसके अंदर क्या है, मैं आपको अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उसके अंदर राजस्थान आरबीएससी के जो एग्जाम है, राजस्थान बोर्ड के, वो वाले एग्जाम दिए में। अब आप राजस्थान बोर्ड के एग्जाम देख लो कौन से होते हैं, 10वीं 12वीं मुख्य होते हैं, कभी कभी 8वीं के भी होते हैं, है ना। तो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम। सेकंड बोला गया है कोई यूनिवर्सिटी के हैं एग्जाम, है ना। यूनिवर्सिटी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो किसी लॉ के तहत बनाई गई है ऑफ इंडिया, है ना। तो यूनिवर्सिटी के कोई एग्जाम है वो भी इसके अंदर कवर्ड हो रहे हैं। और कोई ऑटोनोमस कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है, वो वाले एग्जाम भी इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो ये बताया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन मतलब क्या? ऐसे एग्जाम जो पीछे शेड्यूल में दे रखे हैं, और शेड्यूल के अंदर पहले जो अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले 8-9 एग्जाम दिए हुए थे, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद में नया एक एक्ट आ गया है 2022 का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को वो कवर करता है। तो अब यहां पे हमारे पास में ऐसे एग्जाम बचे हैं जो कि देखो पढ़ाई से रिलेटेड एग्जाम है ये, है ना। ये बोर्ड के एग्जाम हो गए, ये यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे बीकॉम बीएससी वगैरह के एग्जाम देते हैं, एलएलबी के एग्जाम देते हैं, वो वाले हो गए। और ये कोई ऑटोनोमस कॉलेज के कोई एग्जाम है वो हो गए। ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे के सेक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है। और 4th डी पॉइंट के अंदर वही था कि अगर इस एक्ट के अंदर कोई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि हमने आपको एक्सप्लेन नहीं करी हैं, जैसे आप आगे चल के देखेंगे थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन वगैरह, तो ये आप कहां से मतलब लेंगे? इसका आईपीसी से लेंगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सी के अंदर क्या लिखा हुआ है? अनफेयर मीन्स। ये सेक्शन नंबर 2 का सी है, अनफेयर मीन्स। देखो सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है थर्ड, है ना। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है? एक बुरी बात को डिनोट करता है ना, तीन दिगाड़ा काम बिगाड़ा कहते हैं ना। तो ये अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स क्या होता है? देखो इसके अंदर कुछ मुख्य बातें दी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब स्टूडेंट जो होता है वो क्या करता है, वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बात है, वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन वो क्या करेगा कि किसी भी तरीके से कोई अनऑथोराइज हेल्प लेगा। अनऑथोराइज हेल्प ले सकता है ना, फ्रॉम एनी अदर पर्सन, या तो वो दूसरे स्टूडेंट से ले रहा है या टीचर से ले रहा है अनऑथोराइज हेल्प। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड कह रहा है वो कोई मटेरियल यूज कर रहा है,
मटेरियल कैसा हो सकता है, या तो वो रिटन भी हो सकता है ना, हैंड रिटन हो सकता है, या वो प्रिंटेड हो सकता है, या फिर वो कैसा हो सकता है, रिकॉर्डेड हो सकता है ना। जैसे कोई पर्ची वगैरह अपन लेके आ गए, है ना, वो चीजें इसके अंदर कवर्ड होती हैं। पहला तो वो अपनी गर्दन घुमा के आसपास पूछ रहा है, या तो टीचर से पूछ रहा है या बच्चों से पूछ रहा है, वो भी अनफेयर मींस माना जाएगा। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है, कोई मटेरियल लेके आए वो अपने पास में, कोई रिकॉर्डेड, हैंड रिटन या प्रिंटेड, है ना, प्रिंटेड भी लेके आए तो भी वो इसके अंदर अनफेयर मींस के अंदर आ जाएगा। फिर उसके अंदर थर्ड बात क्या लिखी हुई है कि उसने कोई अनऑथोराइज तरीके से कोई टेलीफोनिक, वायरलेस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल किया है या इंस्ट्रूमेंट यूज किया है ना। तो इंस्ट्रूमेंट या कोई गैजेट यूज किया है उसने, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह उसने यूज किया है, और बाहर कोई बैठा हुआ इंसान जो है वो जैसे रोबोट पिक्चर के अंदर वो अंदर उसको मदद करता है ना, वो चिट्टी जो है वो ऐश्वर्या राय बच्चन को अंदर मदद करता है, तो वो भी क्या है, अनफेयर मीन्स के अंदर आएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 2 के सी के अंदर, और डी हमने देखा है कि आईपीसी से हम बाकी चीजें मीनिंग को डिनोट कर लेंगे वहां से, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 3 देखो, बहुत ही सिंपल सा है, ये इतनी सी बात बोल रहा है बेचारा भोला वाला सेक्शन कि आपको अनफेयर मीन्स नहीं करना है एग्जाम के दौरान, आपको अनफेयर मीन्स नहीं करना है। अनफेयर मीन्स क्या है, ये चीज हमने अभी देखी है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 4 है। सेक्शन नंबर 4 जो है वो ये बोलता है कि देखो, सेक्शन नंबर 4 और 5 हम साथ में चलाते हैं। ये है अनऑथोराइज पर्सन और ये है अथोराइज पर्सन, ठीक है। ये अनऑथोराइज पर्सन है ऐसा कोई आदमी जो अनऑथोराइज्ड है, जिसको एग्जाम ड्यूटी से लिंक नहीं किया गया है, और ये आदमी जो है 5 वाला, ये वो आदमी है जो एग्जाम ड्यूटी में लिंक्ड है, मतलब अथोराइज पर्सन है। ये अनलिंक्ड पर्सन है। अगर इसके पास में कोई पेपर आ जाता है ना, पहली बात तो ये है, इसके अंदर ये बोल रहा है कि आप पेपर को प्रोक्योर नहीं करोगे या प्रोक्योर करने की आप कोशिश नहीं करोगे, आप पेपर को हासिल नहीं करोगे, आप उसका अटेम्प्ट नहीं करोगे, या अपने पास नहीं रखोगे। क्या, कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी उसका पोर्शन, मान लो आधा रखा मैंने अपने पास में, या उसकी कोई कॉपी रख ली, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपके हाथ में गलती से लग भी गया तो आपको इसको आगे शेयरिंग नहीं करनी है ना। ऐसे तो बोला जाता है शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन यहां पे अगर आपने शेयर कर दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी सेक्शन 6 की, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। और सेक्शन नंबर 5 के अंदर ये बोला गया है कि अथोराइज पर्सन जो होते हैं उनको आप वो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप क्या करोगे, इसको लीक नहीं करोगे, है ना। एग्जाम शुरू होने से पहले आपने बांट दिया, किसी को बता दिया, ये सब आपको नहीं करना है। ये सेक्शन नंबर 5 बोलता है, इतनी सी बात कर रही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 के बारे में। देखो, सेक्शन नंबर 6 जो है वो पेनल्टी बताता है। सेक्शन नंबर 6 दो चीजों की पेनल्टी बता रहा है, एक तो बता रहा है सेक्शन नंबर 3 और एक बता रहा है सेक्शन नंबर 4 और 5 की पेनल्टी, ठीक है। ये 3 में हमने क्या पढ़ा था, अनफेयर मींस पढ़ा था, है ना, अनफेयर मींस पढ़ा था। और ये 4 के अंदर क्या था, कोई अनऑथोराइज पर्सन था और ये अथोराइज पर्सन था जो कि लीक कर रहा था। ये अनऑथोराइज पर्सन पेपर को प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहा था या प्रोक्योर कर रहा था, उसके पास में कोई जानकारी थी, वो आगे लीक कर रहा था। ये सब चीजें अनऑथोराइज पर्सन और या अथोराइज पर्सन के ऊपर आई है, ठीक है। अब इनकी पेनल्टी जो है वो सेक्शन नंबर 6 में दी गई है कि सजा क्या है। यहां पे अमूमन बच्चा होगा, है ना, जो अनफेयर मींस कर रहा होगा, इसको जो सजा दी गई है, मतलब सजा का प्रावधान है, वो क्या है, अप टू 3 इयर्स, और फाइन है अप टू 2000 रुपीज और बोथ, ठीक है। ये इसका प्रावधान है। अप टू 3 इयर्स का मतलब है उसको कम भी सजा मिल सकती है, लेकिन अप टू 3 इयर्स बताया गया है, ठीक है। और बताया गया है अगर मान लो कि उस बच्चे की कम गलती है तो उसको फाइन लेके भी छोड़ा जा सकता है, और बोथ दोनों भी दी जा सकती हैं, सिचुएशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। अच्छा, ये दो चीजें ना, ये थोड़ी बड़ी हैं, है ना, ये थोड़ा ज्यादा वो रखती हैं कि भाई आपने पेपर ही वहां से गायब कर दिया या ऐसे कुछ करने की कोशिश करी है तो आपके ऊपर ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ज्यादा बड़ी लायबिलिटी आएगी। तो यहां पे क्या दे रखा है, 5 इयर्स टू 7 इयर्स, कम से कम 5 साल तो अंदर रहना ही है बेटा। 5 साल से लेके 7 साल तक की सजा है इसके अंदर, प्लस आपके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब प्लस है तो इसका मतलब होगा 10,000 रुपए का फाइन है इसके अंदर, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 6 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सजा के बारे में बात करता है, पेनल्टीज के बारे में बात करता है कि पेनल्टी जो है वो क्या क्या है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6A। 6A जो है वो ये बोलता है कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर की थेफ्ट, रॉबरी या एक्सटॉर्शन किया है
थेफ्ट, रॉबरी या एक्सटॉर्शन किया है ना। अब ये 6A से आप इसमें इसके सामने एक सेक्शन एक मतलब एक याद रखने के लिए लिख देना 3 इडियट्स, है ना। वो लोग जाते हैं, है ना, आमिर खान और उसके 2 साथी जो होते हैं वो जाते हैं और वहां पे वो पेपर को चोरी करके लेके आते हैं ना। तो आपने थेफ्ट, रॉबरी या एक्सटॉर्शन किया है ना, पेपर को पाने के लिए, तो क्या होगा, चाहे आईपीसी के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, यहां पे आपको सजा जो मिलेगी वो स्पेशल लॉ के तहत मिलेगी, और वो क्या है, मिनिमम 5 साल, वही वाली है, मिनिमम 5 साल से लेकर 7 साल तक तो अंदर रहना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद में प्लस आपके ऊपर जो फाइन लगेगा वो है 15,000 रुपीज का, से लेके 1 लाख, 1 लाख, 15,000 से लेके 1 लाख का फाइन भी लगेगा, है ना। तो 6A से याद रखना, ये 3 इडियट वाला सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की। अब ये जो 7 है ये थोड़ा और ज्यादा इसको हीनियस करता है। अगर आपने ये रॉबरी वगैरह करने की कोशिश करी, है ना, मतलब आपने अगर ये जो भी ऑफेंसेस हैं, ये ऑफेंस करने के साथ में आपने अगर अगर आपने आपकी ये सोच थी कि अगर कोई इंसान आपको रोकेगा तो आप क्या करोगे, हर्ट कर दोगे उसको, है ना। सेक्शन नंबर 6 के अंदर जो लिखा हुआ है कि आप जो ऑफेंसेस लिखे हुए हैं उसके साथ में ये सेक्शन नंबर 6 के ऑफेंसेस हैं, इसके साथ में आपने कोई प्रिपरेशन कर रखी है। प्रिपरेशन किसकी कर रखी है आपने, कि अगर आपको इस 6 के अंदर जो ऑफेंस करते हुए कोई आदमी अगर रोकता है तो आप उसका क्या कर सकते हो, डेथ कर सकते हो, हर्ट कर सकते हो, या उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर सकते हो, है ना, या इनका फियर भी उसको अगर दे रहे हो, है ना, कि अगर मुझे चीटिंग करने से रोका तो देख लेना ये चाकू पड़ा है भैया यहाँ पे, अगर मुझे पेपर प्रोक्योर करने से रोका तो देख लो ये चाकू पड़ा है, या फिर डंडा पड़ा है, मारूंगा, है ना। अगर ऐसे अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको जो सजा होगी, अब यहाँ पे मतलब पहले तो क्या था, अप टू 3 इयर्स और फाइन था, अब यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट पेनल्टी मिलेगी, और वो क्या है, 3 इयर्स, 3 इयर्स प्लस 5,000 रुपीज, अप टू 5,000 रुपीज, अप टू 5,000 रुपीज। पहले जो था वो क्या था, अनफेयर मीन्स के लिए 3 इयर्स और 2,000 रुपए और बोथ था, है ना। तो अब ये और के अंदर क्या होता है कि सजा कम भी दी जा सकती है। अगर मान लो कि आप पहली बार कोई गलती कर रहे हैं तो आपको फाइन देके भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आपने ये 7 का ऑफेंस किया है ना, किसी को हर्ट वर्ट पहुंचाने के लिए, अब आपके जो इरादे हैं वो बहुत खतरनाक है भैया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 3 इयर्स प्लस, अब प्लस लगा दिया, और अप टू 5,000 रुपीज की आपके ऊपर फाइन भी लगा दिया कि आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, ठीक है ना। ये सेक्शन नंबर 7 है। अब सेक्शन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। सेक्शन नंबर 8 बस इतनी सी बात कह रहा है कि पीछे जो शेड्यूल दे रखा है उस शेड्यूल के अंदर अगर राज्य सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन, गजेट नोटिफिकेशन निकाल के कोई भी एग्जाम कोर्स के अंदर डाल सकती है, कोई भी एग्जाम कोर्स के अंदर से निकाल सकती है। बस ये सेक्शन नंबर 8 बोल रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये छोटा सा एक एक्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी पढ़ाई में ये काम आएगा। थैंक यू।